Self-am Ratnabhushan, a prime motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, senior coach, political strategist, and policy advisor. The most important news before starting, I would like to share some kind of thing which will be very important to you. दोस्ताना तरीके से शुरू करें। याद रखें लिंकन ने क्या कहा था, एक गैलन सिरके के बजाय शहद के बूंद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ी जा सकती हैं। The most important news of today's are the India-US defense partnership is deepening. The optics around the 2+2 dialogue in Delhi are defining. The defense ties between the two countries have come of age. The India-United States defense partnership received a major boost earlier this week with the visit of U.S. Secretary of State Mike Pompeo and U.S. Defense Secretary Mark Esper for the third round of the 2+2 dialogue with their Indian counterpart, External Affairs Minister S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh. The joint statement spells out of the highlights, but the optics are what defined the visit. At a time when most ministerial engagements and even summits are taking place virtually, the significance of the two senior U.S. officials traveling to Delhi a week before the U.S. goes to the polls conveys an unambiguous political message. The defense partnership has come of age. It has been a long process with many ups and downs since the first modest steps were taken with the end of the Cold War 3 decades ago. The 1991 Kick-Lighter proposals, Lieutenant General Claude Kick-Lighter was the Army commander at the U.S. Pacific Command, suggested establishing the contact between the three services to promote exchange and explore areas of cooperation. An agreed minute on defense cooperation was concluded in 1995, instituting a dialogue at the defense secretary level together with the setting up of technology group. The next important, रोजाना 10 लीटर से कम भूजल दोहन पर NOC से छूट। औद्योगिक गतिविधियों के जरिए आत्मनिर्भर बनने की मुहिम के बीच केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत रोजाना 10,000 लीटर से कम भूजल दोहन करने वाले उद्यमियों पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। इन इकाइयों को भूजल दोहन के लिए प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की शर्त से भी छूट दी गई है। यही नहीं, इन इकाइयों से भूजल दोहन की मात्रा के अनुसार किसी प्रकार की राशि भी नहीं ली जाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश की ही करीब 5-6 लाख इकाइयाँ लाभान्वित होंगी। हालांकि बोतलबंद पानी का व्यवसाय करने वाली इकाइयों को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने 26 अक्टूबर को गाइडलाइन से जुड़े कई निर्देशों पर अधिसूचना जारी की। इससे पूर्व केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत 24 सितंबर को भूजल दोहन के नियंत्रण व रेगुलेशन की गाइडलाइन जारी की गई थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार सुबह निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। केशुभाई को सांस लेने में तकलीफ के बाद गुरुवार सुबह ही अहमदाबाद स्थित स्टर्लिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 11:55 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वैचारिक वैसाखियों से मुक्त होती विदेश नीति। दुनिया के दिग्गज देशों की विदेश नीति के विषय में यह बात एकदम सही है कि उनकी उस नीति में सरकारों के बदलने के साथ बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत में यह रुझान कुछ बदला है। यहाँ 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से विदेश नीति में एक नया उभार देखने को मिला। हालांकि वैश्विक शक्ति का अनुक्रम में ऊपर बढ़ते किसी देश के लिए ऐसा बदलाव बहुत स्वाभाविक भी है। भारतीय विदेश नीति में आए इस बदलाव के तत्व को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करीब 1 साल पहले अपने भाषण में व्यक्त करने के साथ ही हाल में अपनी किताब में भी रेखांकित किया है। जयशंकर का मानना है कि अब कहीं अधिक आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारत एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। इसमें उन्होंने यह दलील भी दी है कि ऐसा देश जो एक दिन दुनिया की बड़ी शक्ति बनने की हसरत रखता हो, वह विवादित सीमाओं, विखंडित क्षेत्र और अवसरों को पर्याप्त रूप से न भुना पाने की स्थिति को कायम नहीं रख सकता। कुल मिलाकर बदलते वैश्विक परिदृश्य में हम ठहरे हुए नहीं रह सकते। जयशंकर का यह भाषण अब एक केंद्रीय बिंदु बन गया है।
सामरिक विश्लेषकों की एक बिरादरी जो भारतीय विदेश नीति से निरंतरता एवं उसकी उपयोगिता का बखान करते नहीं थकती, उसे जयशंकर का भाषण आईना दिखाने का काम करता है। वह दो टूक लहजे में कहते हैं कि विगत 7 दशकों में भारतीय विदेश नीति का बही खाता मिली जुली तस्वीर ही दिखाता है। वह यह भी रेखांकित करती है विदेश नीति में निरंतरता अतिरेक भी हो सकता है। वर्ष 2019 में और भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने महत्वाकांक्षी एजेंडे का तुरंत आगाज किया। विदेश मंत्री के रूप में किसी गद्दावर नेता के बजाय उन्होंने पूर्व राजनयिक एस जयशंकर को लाकर तमाम लोगों को चौंका दिया। जयशंकर की नियुक्ति ने दर्शाया कि वैश्विक स्तर पर उथल पुथल को लेकर मोदी खासे संजीदा है और इस हलचल में नया पार लगाने के लिए उन्हें किसी अनुभवी दिग्गज की दरकार है। जयशंकर न केवल मोदी की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हैं बल्कि उन्हें परंपराओं के बजाय पेशेवर रुख भी प्रदान करते हैं। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 377 के मसले पर लिए गए फैसले से उपजी परिस्थितियों में वैश्विक मोर्चे पर जयशंकर की इन क्षमताओं की आवश्यकता और अधिक महसूस हुई। तब भारत ने पूरी दुनिया और खासतौर से दिग्गज देशों को साधने का काम किया। वैश्विक स्तर पर अपने कद को बढ़ाने और हितों की पूर्ति के लिए नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में प्रभावी तमाम पक्षों के साथ विभिन्न मोर्चों पर सक्रियता भी बढ़ाई है। यह कसौटी दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशियाई देशों तक लागू होती है। जब यूरोपीय संघ अपनी भू राजनीतिक पैठ को बढ़ाने में जुटा है, तब यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री की बातचीत से यह साबित होती है। भारत का बढ़ता कद बदलते वैश्विक ढांचे में अपने प्रमुख साझेदारों के साथ अपनी दिल्ली के रवैये को नए सिरे से तय कर रहा है। जहां भारत में कुछ वर्ग अभी भी गुट निरपेक्षता के का हिमायती बने हुए हैं, वहीं मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली गुट निरपेक्षता से इतर अलग रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ रही। भारतीय विदेश नीति में इस रुख की लंबे अरसे से प्रतीक्षा की जा रही थी और साझेदारी से कन्ने काटने के बजाय उन्हें लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ना देश के हित में। यही कारण कि आज भारत वैचारिक वैसाखियों से मुक्त होकर अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को अपने हिसाब से परिभाषित करने की बेहतर स्थिति में है। वायु प्रदूषण फैलाने पर 5 साल कैद, अध्यादेश लागू, 1 करोड़ तक जुर्माना। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की सभी एजेंसियां दायरे में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश लाई है। इसके तहत वायु प्रदूषण फैलाने वाले अब 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया सकते हैं। इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम सहित उससे जुड़े सभी उपायों को लेकर एक आयोग का भी गठन किया गया है और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हर एजेंसी को उसके आदेश को मानना जरूरी होगा। उसके साथ ही करीब 22 वर्षों से इसे लेकर काम कर रही ईपीएससी को भंग कर दिया गया है, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर समग्र तरीके से रोकथाम के लिए लाए गए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इस नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी भी दे दी। इसके साथ ही यह तत्काल प्रभाव लागू हो गया है। केंद्रीय व वन पर्यावरण मंत्रालय अध्यादेश गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर होने वाली सुनवाई से ठीक पहले ही लाया है, जिससे सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक संसद के आगामी सत्र में इससे जुड़े विधेयक को पेश किया जाएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्यादेश 6 महीने तक वैध होता है। वायु प्रदूषण रोकने के मौजूदा कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब तक 1 लाख तक का जुर्माना और 1 साल की सजा का ही प्रावधान था। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक इस नए कानून से दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को कम करने पर और भी अधिक प्रभावी तरीके से काम हो सकेगा। इस बीच मंत्रालय ने आयोग के गठन को लेकर अध्यादेश लाने की जरूरत को स्पष्ट किया और बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी एजेंसी वैसे तो उनके पास थी, लेकिन उसका काम सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही फोकस न रखकर पूरे देश भर को देखना था। पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा हमला हमारी करतूत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भूमिका को नकारते रहे पाकिस्तान का नापाक चेहरा उसी के नेता ने उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रिमंडल में विज्ञान व तकनीक क्षेत्र मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में चर्चा के दौरान पुलवामा में आत्मघाती हमले को अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी बताया है। भारत पहले से ही यह आरोप लगाया है कि पुलवामा हमला पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था।
पाकिस्तान दुस्साहस करता तो मिटा देते पूरी फॉरवर्ड ब्रिगेड धनुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अगर पाकिस्तान का दुस्साहस सफल होता और हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता तो सेना उसकी फॉरवर्ड ब्रिगेड तबाह कर देती। भारतीय सेना उस समय बहुत आक्रामक थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने गुरुवार को यह बात कही। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के साथ धनोआ वायुसेना का कमान संभाल रहे थे। भारतीय सैनिकों के शौर्य और उनके अदम्य साहस सीधे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। इसी कारण आतंकी संगठन सीधे टकराने के बजाय पीछे से वार का इरादा रखते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला। 13 दिन बाद भारत ने लिया बदला। पुलवामा में CRPF जवानों को ऐसे ही निशाना बनाया गया, लेकिन भारत ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला हवाई हमले से की। बल्ले की इस कार्रवाई में हमारे जाबाज अभिनंदन शौर्य के प्रतीक बने। What is behind the spat between the Turkey and France? Ties hit a new low after Paris defended Prophet cartoons. Relations between France and Turkey, two NATO members, hit a new low this month after Recep Tayyip Erdogan launched a personal attack on his French counterpart Emmanuel Macron following the latter's call for the reforming Islam. Last week, France recalled its ambassador from Turkey for his first time, and Ankara called for a boycott of the French goods. Turkey and France have clashed over a number of geopolitical issues in recent years. The trigger for the latest clash was the French government support for the Charlie Hebdo, the satirical magazine whose office was attacked by Al-Qaeda-linked jihadists in January 2015 over its publications of a set of caricatures of the Prophet Muhammad. To republish the cartoons, Ankara, under Mr. Erdogan's AK party, has projected itself to defend Muslim causes worldwide and had slammed Mr. Macron earlier over this push to reform Islam in France. Thank you so much. Wish you all the best and good luck.